हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 1 जो चैप्टर 1 है उसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर दी हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दूँगी उसका। एंड ये 3rd क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 में से ही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है विकलांगता के प्रकार। जो विकलांगता के बारे में मैंने टॉपिक बनाया था उसी में ये क्वेश्चन है कि विकलांगता किसे कहते हैं और उसके प्रकार क्या हैं। तो RPW अधिनियम 2016 के अनुसार 21 विकलांगों की सूची, जो भारत में RPWD जो अधिनियम है 2016 में बनाया गया था उसी के अनुसार 21 विकलांगता को परिभाषित किया गया है, जिसकी सूची ये पूरी मैंने निकाली है। तो पहला पॉइंट ये है कि अंधापन। विकलांग बच्चों में सबसे पहला पॉइंट आता है अंधे लोगों का कि अंधापन। अंधेपन को दृष्टिहीन होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, मतलब जिनको नज़र नहीं आता उस स्थिति में इसको परिभाषित किया गया है। एक अंधा व्यक्ति देखने में असमर्थ है, मतलब असमर्थ है, देख नहीं सकता है वो। और एक सख्त अर्थ में अंधापन शब्द दृष्टि के कुल कालेपन की स्थिति को दर्शाता है, मतलब कि दृष्टि मतलब देखना, उसके कालेपन को की स्थिति को दिखाता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी आँख में उज्ज्वल प्रकाश से अंधेरे को अलग करने में असमर्थ रहता है। मतलब जिसमें कि किसी भी आँख में जिसमें अंधापन है वो रोशनी को अंधेरे से अलग नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये है अंधापन उसे कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आता है लो विज़न। लो विज़न का मतलब ऐसी स्थिति से है जहाँ व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती है, जैसे कि दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम, 3/60 तक या 10/200 स्लैनन तक बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ, या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना। लो विज़न उसे कहा जाता है जिनको नज़र आने में कमज़ोरी आती है। पहले बताया था अंधापन जिनको पूरी तरीके से नज़र नहीं आता, और लो विज़न उनको होता है जिनके नंबर बड़े होते हैं चश्मे के। लो विज़न उन्हें कहा जाता है जिनको नज़र कम आने लगता है, उसे बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है कुष्ठ से ठीक व्यक्ति। कुष्ठ जिसे हैंसेन रोग HD के रूप में भी जाना जाता है, ये हैंसेन रोग है उसके रूप में भी ये जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में HD बोलते हैं। एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये एक बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, इसके द्वारा एक बीमारी होती है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, स्किन पर परिधीय नस जो होती है, अंदर की जो मसल्स होती हैं, और ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। नसें जो होती हैं त्वचा पे, जो हमारी स्किन होती है और जो हमारी अंदर की जो नसें होती हैं उनको हो गया ऊपरी श्वसन पथ हो गया, और जो उसकी श्लेष्मा सतह है मतलब कि जो मसल्स होती है उनको भी, और आँखों को भी ये प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रारंभिक शैशवावस्था से लेकर बहुत वृद्धावस्था तक सभी उम्र में होने के लिए जाना जाता है। ये जो कुष्ठ रोग है वो शैशवावस्था से लेकर जो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध लोग हो जाते हैं, उनमें भी देखा गया है। और एम लेप्रिया से संपर्क करने वाले लगभग 95% लोग हैं, ये रोग विकसित नहीं होता है। एम लेप्रिया से संपर्क करने वाले लगभग, एम लेप्रिया एक मतलब कोई ऐसी बैक्टीरिया है, मतलब हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक चीज़ होती है हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को लड़ने में मदद करती है, वो 95% में ये चीज़ नहीं देखी जाती है। और फोर्थ पॉइंट है बहरापन। जिनको सुनाई कम देता है, बहरापन मतलब बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। श्रवण दोष, सुनने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता, मतलब कि जो श्रवण दोष है, सुनने में कठिनाई होना या पूरी तरीके से असमर्थ रहना, यह एक विकलांगता है जो बधिर और सुनने में कठिन की 2 श्रेणियों में उपविभाजित है। बाधिर का अर्थ इसमें बताया गया है कि दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 70 डिग्री श्रवण हानि वाले व्यक्ति। बाधिर मतलब जो दोनों ही कानों में सुनाई नहीं देता वो। नेक्स्ट है सुनने में कठोर,
का अर्थ ये बताया गया है, दोनों कानों में जो बोलते हैं उसकी आवृत्ति में 60 डिग्री से 70 डिग्री की सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। 5th पॉइंट आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। कड़ाई से बोलते हुए लोकोमोटर डिसेबिलिटी का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समस्या, मतलब पैरों में विकलांगता जिनको होती है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता के रूप में भी देखा गया है। जो सामान्य तौर पर इसे हड्डियों में परेशानी, जोड़ों में तकलीफ़ें और या मांसपेशियों से संबंधित ये विकलांगता देखी गई है। ये व्यक्ति के चलने फिरने में समस्या पैदा करता है, जैसे चलना या सामान उठाने में तकलीफ़ या हाथ में पकड़ना आदि। 6th आता है बोनापन। बोनापन एक विकार है जिसकी विशेषता शरीर की औसत ऊंचाई से कम होती है, मतलब कि बोनापन उसे कहा जाता है जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। ये विकास कार्य में भी, जो हमारी बॉडी में जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें एक बीमारी है जिसकी विशेषता ये कहती है कि जो नॉर्मली ऊंचाई होनी चाहिए, जितनी हाइट होनी चाहिए, उससे ये कम होता है, जिसे बोनापन कहा जाता है। 7th पॉइंट आता है बौद्धिक अक्षमता, मतलब कि बुद्ध मतलब मानसिक अक्षमता, मतलब कि मस्तिष्क में जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक विकलांगता जिसे सामान्य सीखने की अक्षमता और मानसिक मंदता के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता है, जिसमें प्रत्येक की एक सीमा शामिल है। दिन, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल। सीखने में परेशानी मतलब जो हमारे माइंड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अक्षमता होती है मस्तिष्क में, तो उसमें सीखने में भी परेशानी आती है। उसमें जो बीमारी होती है उससे सीखने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, उसे कहा जाता है मानसिक बीमारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ASD, एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म का निदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार कहा जाता है क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देते हैं। ऑटिज्म प्रभावित व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो किसी के साथ व्यवहार करने में भी परेशानी लाता है। वो किसी भी प्रकार की जो उम्र है, किसी भी उम्र में ये चीज़ देखी जा सकती है, इसकी बीमारी। ये एक विकासात्मक है जो बचपन में जब बच्चा सीखने की हालत में होता है तब ये बीमारी देखी जाती है कि उसके विकास हो रहा है या नहीं हो रहा उसके जीवन में। ये इस चीज़ की एक बीमारी है, डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी या CP एक अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का समन्वय खराब हो जाता है, मतलब जो मस्तिष्क है उसकी मांसपेशियां खराब हो जाती हैं। एक बच्चे की जन्म के समय या उससे पहले होता है, जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तब भी देखा जाता है कि उसके दिमाग में काफ़ी मस्तिष्क जो होता है उनकी नसों में, मांसपेशियों में खराबी सी नज़र आती है, उसे बोला जाता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रगतिशील स्थिति नहीं है, यानी एक समय के साथ खराब नहीं होता है। हालांकि मांसपेशियों का उपयोग समय के साथ विकलांगता की सीमा को बढ़ा सकता है। फिलहाल इस स्थिति का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में सेरेब्रल पाल्सी लाइलाज और जीवन भर चलने वाली स्थिति है। ये एक प्रकार से जो जन्म के समय पर जो नॉर्मली बच्चा होता है उससे हटकर जो होता है, अब नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उसमें देखा गया है ये सेरेब्रल पाल्सी, उसे बोला जाता है। जो मांसपेशियों में जो परेशानी आती है, उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होती है, उसे ये बोला गया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है न्यूरोमस्कुलर आनुवांशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमज़ोरी और मांसपेशियों के समग्र नुकसान का कारण बनता है। मांसपेशियों में जो कमज़ोरी आती है और जो मांसपेशियों में जो नुकसान होता है उसके कारण ये एक बीमारी होती है, डिसऑर्डर है ये भी एक। MD एक प्रगतिशील स्थिति है, यानी समय के साथ ये और भी ख़राब होता जाता है। यह भी एक बीमारी है। ऊपर भी एक जो बीमारी थी सेरेब्रल पाल्सी, ये भी वक्त के साथ, मगर ये वक्त के साथ इसकी परेशानी और बढ़ सकती है। लेकिन मस्कुलर डिसऑर्डर ये होता है, यानी समय के साथ ये और भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। अगर बचपन से लेकर धीरे धीरे करते करते वृद्धावस्था में आते आते ये बीमारी भी
और बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आता है पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, जिसमें आता है अल्जाइमर रोग या मनोभ्रंश, पार्किंसंस रोग, डायस्टोनिया, ALS, लो गोहरिक रोग, एंटिंगटन रोग, स्नायु पेशी रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी या आघात। ये बीमारियां हैं, बहुत हार्ड लैंग्वेज है ये, बहुत ज़्यादा। 2-4 पॉइंट्स अगर याद हो तो लिख देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है इसकी। नेक्स्ट आता है विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं। विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं अक्षम करने वाली स्थितियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने की क्षमता को बाधित करता है। इसमें से एक या अधिक क्षमताओं में बाधा आ सकती है। ये जो क्षमता हैं, इनको सोचने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, उसमें ये बाधा बन सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। MS में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। मतलब कि जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब मसल, जो हमारी अंदर की मसल्स होती हैं उस पर हमला करती है। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा परेशानी खड़ा करती है। MS के परिणाम स्वरूप ये हुआ था, न्यूरॉन्स पर कवर माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह तंत्रिका फाइबर को उजागर करता है और तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना प्रवाह में समस्याएं पैदा करते हैं। समय के साथ MS नसों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। ये नसों में परेशानी होती है एक तरीके से, और दिमाग में भी ये ज़्यादा, दिमाग की जो नसें होती हैं और रीढ़ की हड्डी में भी ये चीज़ शामिल होती है और इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रभावित करती है रीढ़ की हड्डी को और मस्तिष्क को। नेक्स्ट आता है वोक और भाषा विकलांगता। लैरिंगेक्टोमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता, जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से भाषण या भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है। बोलने की क्षमता में कमी जिसे बोला जाता है, भाषा विकलांगता जिसे कहा जाता है, वाक या भाषा विकलांगता, जिनको बोलने में परेशानी होती है या बोल ही नहीं पाती, गूंगापन जिसे बोलते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त विकार है जो कम या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है। ये एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का विकार है जो ब्लड में देखा गया है, जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की वजह से होता है। मतलब जो नॉर्मली हीमोग्लोबिन होना चाहिए उससे या तो अधिक होता है या तो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स में ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, चारों तरफ जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। थैलेसीमिया अगर बीमारी हो गई हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से, असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की वजह से, ये थैलेसीमिया एक बीमारी उत्पन्न होती है ब्लड में, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली, थकान और मूत्र का गहरा रंग होता है। नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जो व्यक्ति के थक्के प्रोटीन की कमी की विशेषता है। मतलब कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं उसे बोला जाता है ये हीमोफीलिया। इन प्रोटीनों की अनुपस्थिति में रक्तस्राव सामान्य से अधिक समय तक चलता है। हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है और वे इसे अपनी मां से प्राप्त करते हैं। हीमोफीलिया से महिलाएं शायद ही कभी प्रभावित होती हैं। इससे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये पुरुषों में देखा गया है और महिलाओं में कम देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकल के आकार का मिहापेन और टूटने के कारण बनता है।
मतलब कि जो ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसकी सिकल्स के आकार का होता है, उसी के बराबर का होता है और टूटने के कारण भी बनता है ये। ऐसे में यहाँ पे इन आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है ये रोग होने की वजह से। यह आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित रोग है। आनुवांशिक रोग जो हमें अपने माँ बाप से मिलता है वो एक रोग है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो है उसमें एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के सभी हिस्सों में ले जाता है। मगर जो सिकल सेल रोग है ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने में रोकता है, मतलब परेशानी उत्पन्न करता है। 19वां आता है बहुविकलांगता, जिसमें बधिर, अंधापन भी शामिल है। बहुविकलांगता 2 या 2 से अधिक अक्षम स्थितियों का एक साथ गठित होना है जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करती है। यह अक्षमताएं मोटर और संवेदी प्रकृति दोनों का संयोजन हो सकता है। बहुविकलांगता जिसमें अंधापन भी शामिल होता है 2 या 2 से अधिक अक्षम स्थितियों का एक जटिल होना है। मतलब कि जो व्यक्ति है उसके अंदर बहुत सारी विकलांगता नज़र आती है। सीखने में भी परेशानी, या कोई अंधापन हो गया, या बहरापन आ गया, या कोई जोड़ों में दर्द, तकलीफ़ें, या ब्लड सेल्स में परेशानी, वो सबका मिलके एक समूह बन जाता है। 21 और 20वां पॉइंट है एसिड अटैक पीरियड, जिनके ऊपर एसिड फेंका गया होता है उसमें ये भी विकलांगता इन्वॉल्व होती है, जिसमें तेजाब या किसी तरीके का जो पदार्थ है उसको फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति, हिंसक हमले की वजह से जो व्यक्ति में परेशानियां उत्पन्न होती है, एसिड फेंकने से हमारी बॉडी जलने लगती है, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है और पिघलने लगती है, हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो पिघलने लगते हैं। ये भी एक विकलांगता में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट और लास्ट है पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग या पीढ़ी केंद्रित तंत्रिका तंत्र विकार है जो आंदोलन को प्रभावित करता है। पार्किंसंस रोग को झटके और कठोरता की विशेषता है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ बिगड़ती जाती है। फिलहाल इसका कोई इलाज उपलब्ध ही नहीं है। को रोग झटके और कठोरता की विशेषता है। झटके लगते हैं इंसान को रह के किसी तरीके की, ये एक प्रकार की बीमारी होती है बॉडी में जिसका कोई इलाज भी नहीं है। ये एक समय के साथ बहुत ज़्यादा बिगड़ती भी जाती है, असामान्य व्यक्ति की तरह नज़र आने लगते हैं। ये पूरे पॉइंट्स हैं। 21 प्रकार की विकलांगता के बारे में बताया गया था। RPWD अधिनियम के द्वारा 2016 में लागू किया गया था। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।